हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरे तरीके से भी हम कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तीसरा भी तरीका इसका होता है दोस्तों, तो उस तरीके को हम कैसे परिभाषित करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान कर सकता है। इस तरीके से हम लोग प्रकाश की तीन परिभाषाएं दे सकते हैं। तो देखिएगा, जिसमें हम लोग एक परिभाषा यहाँ पे नोट करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ क्या बताया गया आपको, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब ऊर्जा होती क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यहाँ प्रकाश देखिएगा किस प्रकार से ऊर्जा हम प्रकाश को कह सकते हैं। यदि प्रकाश है तभी हमारी जो नेत्र है वो कार्य कर सकती है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करेगी। अगर प्रकाश नहीं है तो वहां पर हमारी नेत्र जो है वो बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकती। तो अब आप यहाँ इसको इस तरीके से परिभाषित करेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। स्पष्ट। इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग लिखते हैं प्रकाश के गुण को। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, तो देखिएगा आप लिखेंगे यहाँ प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। अब देखिएगा आपको लिखना क्या है, प्रकाश के गुण लिखने हैं। तो अब चलिएगा देखते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, प्रकाश के गुण में। तो चलिएगा यहाँ से नहीं, नई लाइन से शुरुआत करते हैं। नंबर एक, देखिएगा प्रकाश की बात करें तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में चलती है, बिल्कुल और बिल्कुल सीधी रेखा में। चाहे वो ऊपर जाएगी, चाहे नीचे जाए, चाहे दाएं जाए, चाहे बाएं जाए, किसी भी दिशा में जाएगी तो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी। तो यहाँ आपका पहला पॉइंट होगा, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश की रेखाओं में चलता है दोस्तों, तो आप कहेंगे प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। जैसे मान के चलिएगा, यहाँ अगर कोई वस्तु रखी है, यहाँ कोई क्या रखी है वस्तु, यदि आप टॉर्च जलाते हैं तो किरणें जैसे अगर आप भेजे हैं तो यहाँ से बिल्कुल सीधी नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर वस्तु बीच में आ जाएगी तो किरणें जहां जानी है वहां सीधी निकल जाएंगी दाएं बाएं, लेकिन उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बन जाएगा, उसकी छाया आपको दिखाई देगी, लेकिन वहां तक प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। अतः हम कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि प्रकाश मुड़कर यहाँ आएगा और यहाँ उजाला हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रकाश नीचे दाएं बाएं हर जगह से चली जाएगी, लेकिन उस स्थान से नहीं जाएगी जहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। अतः हम कह सकते हैं प्रकाश मुड़ती तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सीधे सीधी मार्ग में ही जाएगी। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट हो चुका है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, बात तो ये है प्रकाश किसी भी दिशा में जाएगा तो बिल्कुल सीधी दिशा में, लेकिन दूसरी बात क्या है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में, क्योंकि प्रकाश चलता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग।
अगर माध्यम के कण प्रकाश के चलने की दिशा में कंपन करते हैं तो इस तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। और यदि माध्यम के कण प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अगर यहाँ लंबवत कंपन होगा तो यहाँ जो तरंग होगी उस तरंग को हम लोग नाम देते हैं अनुप्रस्थ तरंग का। तो देखिएगा जो आपकी प्रकाश है वो सीधी रेखाओं में तो चलती है, लेकिन किस रूप में चलती है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। दूसरा पॉइंट आपका, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखिएगा इसमें अगर आपको और आगे बढ़ना है तभी आपके पास बहुत गुण है। तीसरा गुण होगा प्रकाश का, वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है? जी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिएगा जो तीसरा गुण होगा वो तीसरा गुण है क्या? तो हम लोग यहाँ देखेंगे तीसरे गुण को। क्या हम लोग अभी तक प्रकाश को देख पाए? अभी तक हम लोग प्रकाश को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ना तो हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं, ना ही प्रकाश को छू सकते हैं, ना ही प्रकाश में वजन होता है। तो हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा प्रकाश द्रव्य नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? प्रकाश द्रव्य नहीं है। और इसका जो चौथा पॉइंट होगा, देखिएगा पूरा वीडियो जा रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है? जी कट नहीं रहा है। यहाँ देखिएगा प्रकाश द्रव्य नहीं है। द्रव्य का मतलब होता क्या दोस्तों? देखिएगा द्रव्य होता क्या, वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें भार होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वह वस्तुएं जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन वस्तुओं को हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? शरीर के वह अंग जो किसी बाह्य वस्तु के गुण की जानकारी आपके मस्तिष्क तक पहुंचा देती है, उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। ज्ञानेंद्रिया शरीर में होती कितनी है? 5। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। अगर हम किसी वस्तु का अनुभव इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में किसी एक से कर ले जाते हैं तो हम कहेंगे वह जो वस्तु है वो द्रव्य है। और यदि हम इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर पाते तो हम कहेंगे वह वस्तु द्रव्य नहीं है। अब देखिएगा इसके बाद बात आ रही है, अगर कोई पदार्थ है या द्रव्य है तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, लेकिन प्रकाश ना तो स्थान घेरता है और ना ही प्रकाश का कुछ वजन होता है। इसलिए अब यहां हम लोग लिख देंगे प्रकाश द्रव्य नहीं है। अगला गुण क्या होगा? क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं देख सकते। प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जैसे आप देखते हैं कि धूप आ गई है, आपको लगता है धूप आ गई, वास्तव में धूप को आप देख नहीं पा रहे। धूप एक प्रकार की प्रकाश ही है। प्रकाश की तीव्रता यदि अधिक हो जाती है तो वस्तुएं चमकीली दिखाई देने लगती हैं। तो अब हम सबको आभास हो जाता है कि यहाँ जो प्रकाश है जब उसकी तीव्रता अधिक हो गई है तो हम उसी तीव्रता को एक नाम दे देते हैं धूप का। वास्तव में हम लोग प्रकाश को नहीं देख पाए, बल्कि प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हमें चमकीली दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश प्रकाश अदृश्य है, परंतु देखने में देखिएगा दोस्तों प्रकाश अदृश्य है परंतु देखने में सहायता करती है। परंतु देखने में क्या करती है? सहायता करती है। इसके बाद चलिएगा देखते हैं आगे अगला गुण क्या होता है।
तो प्रकाश को हम लोग बिल्कुल भी देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अदृश्य का मतलब जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं, और जो दिखाई दे उसे दृश्य कहते हैं। तो अब अगला गुण क्या होगा? पांचवा गुण। अच्छा देखिएगा, प्रकाश ठोस में भी चल सकता है, प्रकाश द्रव में भी चल सकता है, और प्रकाश गैस में भी चल सकता है। और अगर कोई माध्यम नहीं है तो वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं निर्वात में, जहां कोई भी माध्यम ना हो, यानी वायु होना चाहिए, गैस वायु है, जहां वायु भी उपस्थित ना हो उस माध्यम को क्या कहा जाएगा दोस्तों? निर्वात। जहां कोई माध्यम ही ना हो उस व्यवस्था को हम क्या कह देंगे? निर्वात कह देंगे। तो अब हम लोग कह सकते हैं प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात में भी चल सकता। ये आपका अगला पॉइंट हो जाएगा। जो प्रकाश है वो ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात, ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात में भी चल सकता है। मतलब ये ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, और गैस में तो चलता ही है। साथ में जहां कोई माध्यम नहीं है अर्थात गैस भी नहीं है, वहां भी ये चल सकता है। अब देखिएगा ठोस कैसे? जैसे कांच है, कांच, कोई शीशा ले लीजिए, कांच जिस पर कोई पॉलिश ना लगी हो, उसमें आप टार्च को जलाएं तो बड़े आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ किरणें चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश किस में चल सकता है? ठोस में भी चल सकता है। बात अगर करें द्रव की, तो आप टार्च की किरणों को जलाइए, टार्च को जलाइए तो किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो द्रव में भी चल सकता है। और आप जैसा कि देखते हैं वायुमंडल जो आपका है, जहां पर आप रोज टार्च को जलाते हैं, तो यहाँ देखिएगा किरणें गैसों में तो हमेशा चलती रहती हैं। यदि आप टॉर्च जलाएंगे तो किरणें बड़े आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं। जैसा कि अब हम कह सकते हैं प्रकाश ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में चल सकता है। बात करें निर्वात की, जहां वायु भी नहीं यानी कोई माध्यम नहीं है, वहां पर क्या है? निर्वात है। तो निर्वात में भी चल सकता है। यदि किसी बॉटल में से गैस भरी होती वो भी निकाल दी जाए, वहां निर्वात कर दिया जाए, निर्वात करेंगे, वहां पर भी जो प्रकाश है वो चल सकता है। जैसा कि अब देखिएगा इसके आगे आपका अगला गुण क्या होगा। ये तो हो गया ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चल सकता है। अब एक बात और याद रखिएगा, माध्यमों की जरूरत भी नहीं होती है प्रकाश के चलने के लिए, क्योंकि जब ये सब में चल सकता है तो अगला पॉइंट आपका है प्रकाश संचरण। संचरण का मतलब होता है दोस्तों प्रवाह। संचरण का मतलब क्या है? प्रवाह। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहां देखिएगा आपका अगला पॉइंट क्या होगा। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब वहां कोई माध्यम रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वह खुद चलकर जाता है, दूसरे पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे यहाँ बात करें अगर ध्वनियों की, तो ध्वनियां जो होती है उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई माध्यम है तभी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रकाश तरंग होती है वो क्या होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ होती है या फिर अनुदैर्घ्य होती है। हम कहेंगे प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। जैसे कुछ में तो माना गया है प्रकाश अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन कुछ गुणों में माना गया है प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो अब यहां पर देखिएगा
प्रकाश संचरण के लिए ध्वनि तरंग क्या होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है, इसमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा में कंपन करते हैं। लेकिन प्रकाश तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, इसमें माध्यम के जो कण होते हैं तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अब आइएगा आगे देख रहे हैं फिर आपका अगला गुण। आपका अगला गुण जो होगा वो आपका 7वां गुण। ये तो हो गया। अब आपको ये देखना है किसमें चाल अधिक होगी और किस माध्यम में चाल कम होगी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर बात करें ठोस की, तो ठोस के कण पास पास होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। और जब ठोस के कण पास पास होंगे तो वहां पे चाल घट जाएगी। जैसे कहा जाए आप किसी भीड़ में से जा रहे हैं तो वहां आपकी चाल धीमी जरूर हो जाएगी। और यदि आप उस स्थान पर जा रहे हैं जहां भीड़ बिल्कुल भी नहीं है या एकाध लोग हैं भी, तो वहां पर आपकी चाल सबसे अधिक होगी। अतः हम कह सकते हैं जो प्रकाश होगा वह निर्वात अथवा वायु में सबसे अधिक तेज चलेगा, जबकि ठोसों में धीमा चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग अगला गुण लिखेंगे। प्रकाश की चाल ठोस में न्यूनतम, ठोस में न्यूनतम तथा गैस या निर्वात में अधिकतम होती है। ऐसा आप कह सकते हैं जो प्रकाश की चाल है वो ठोसों में न्यूनतम होगी, जबकि गैस या निर्वात में, चाहे गैस कहेंगे या निर्वात में या वायु कह सकते हैं, वायु है क्या, कई गैसों का मिश्रण है, तो आप कह सकते हैं ठोस में तो न्यूनतम होगी लेकिन गैस या निर्वात में क्या होगी? अधिकतम। क्योंकि गैसों के कण दूर दूर होते हैं तो यहाँ प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अब आपका अगला पॉइंट है, अगर बात करें प्रकाश की, प्रकाश के अगले गुण की बात करते हैं। इसमें देखिएगा प्रकाश की चाल होती कितनी है वास्तव में। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो ली जाती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर सकती है। तो यहां अब आप लिखेंगे अगला गुण, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो आप कहेंगे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब ये इतनी स्पीड चल रही होती है। यदि आप बात करेंगे द्रव की, तो द्रव में जो चाल होगी वो 3 × 10⁸ से कम होगी, चाहे वो 2.5 × 10⁸ हो, चाहे 2 × 10⁸ हो, कुछ भी होगी, लेकिन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम ही होगी। तो ये रहा आपका अगला गुण। इसके बाद वाले भी हम लोग गुणों को देखते हैं। तो आपका 9वां गुण क्या होगा? प्रकाश अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। प्रकाश किसके नियमों का पालन करता है दोस्तों? तो आप कहेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। इसी क्रम में देखेंगे आप अगला पॉइंट है 10वां, प्रकाश अपवर्तन के साथ साथ प्रकाश परावर्तन के
नियमों का पालन करता है। देखिएगा दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता है। तो यहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन है क्या, इसके बारे में भी अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब आप लोग इतना क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जगह तो है नहीं कि फिर आपको बताए। तो यहाँ पर जैसे एक बार इस गुण को भी समझ लेते हैं, शुरू से ही समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, अर्थात देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जी बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा, किसी भी दिशा में जाएगा तो बिल्कुल सीधा ही जाएगा। दूसरी बात कह रहा है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, अर्थात ये जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चल रहा होता है। तो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा गुण क्या है? प्रकाश द्रव्य नहीं है, अर्थात प्रकाश को हम वस्तु का नाम नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ना तो हम इसे द्रव्य कह सकते हैं, ना ही इसे पदार्थ कह सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्यों क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ना तो इसका वजन होता है, ना ये स्थान घेरती है। तो हम लोग कहेंगे वह वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका कुछ भार होता है, या फिर जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर पाते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं। तो इनमें ऐसा कोई गुण नहीं होता जिनके कारण हम इन्हें द्रव्य कह सके। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश को हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। नहीं, देखने में क्या करती है? सहायता करती है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात में भी चल सकता है। ठोस में तो चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चल सकता है। लेकिन अगर कोई माध्यम नहीं है, अर्थात जहां निर्वात है, वहां पर भी प्रकाश चल ही सकता है। तो यहां देखिएगा अगला पॉइंट क्या, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वह ये नहीं सोच रहा होता कोई माध्यम आएगा तभी हम चल कर जाएंगे, अगर कोई है तब भी जाता है, नहीं है तब भी जाता है। वो स्वयं पर निर्भर होता है, किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद देखिएगा, हाँ एक बात है, माध्यम उसे प्रभावित जरूर करता है, लेकिन माध्यम पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश की चाल ठोस में न्यूनतम, ठोस में क्या होती है? ठोस में होती है न्यूनतम, तथा गैस या निर्वात में क्या होती है? अधिकतम होती है। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद बात की जाए प्रकाश, अगला गुण, प्रकाश अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। फिर अगला गुण क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता है। तो इतना तो था आपका प्रकाश और प्रकाश के गुण। अब इसके बाद देखते हैं प्रकाश पर आधारित कुछ घटनाओं को। तो आप लोग इसे जल्द से जल्द नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं आपका अगला पॉइंट है क्या। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिए। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में नहीं आया है। तो आप नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं इसको, अगर नहीं नोट किए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग इसे उतार लेना, उसके बाद में फिर आगे याद कर लेना। तो चलिएगा, प्रकाश के गुण तो हो ही चुके हैं। अब इसको फिर देख रहे हैं, मिटा रहे हैं, फिर प्रकाश के अगले बिंदुओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ हम लोग समझने वाले हैं किरण को, क्योंकि जो प्रकाश है उसका मुख्य पॉइंट है क्या? किरण। अब यहाँ हम लोग कहेंगे किरण होता क्या है। तो किरण समझने के पहले हम लोग एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं कि बिंदु किसे कहते हैं। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? बिंदु की। बिंदु होता क्या है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम तो यहाँ बोर्ड के पास है, आप लोग कागज के पास होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पेंसिल की नोक द्वारा, पेंसिल की नोक द्वारा किसी कागज पर लगाया गया अति सूक्ष्म चिन्ह, पेंसिल की नोक द्वारा किसी कागज पर लगाया गया अति सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा चिन्ह बिंदु कहलाता है। मतलब आप किसी कागज पर जो सबसे छोटा चिन्ह लगा पाते हैं, उसी छोटे चिन्ह को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे बिंदु है क्या। तो अब चलिएगा देखते हैं किरण को। किरण किसे कहते हैं? एक बिंदु से निकलकर,
एक बिंदु से निकलकर अपरिमित तक जाने वाली आकृति को किरण कहते हैं। किसी एक बिंदु से निकलना है, किसी एक बिंदु से निकलकर अपरिमित तक जाने वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? किरण। यहां से निकली और कहां तक चली गई? अपरिमित मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे हम अनंत भी कह सकते हैं, इसका कभी अंत नहीं हो सकता है। अगर तीव्रता अधिक होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तीव्रता कम होगी तो कम दूरी तक जाएगी, लेकिन जा कहां तक सकती है? तो अनंत तक जा सकती है। अब यहां हम लोग कहेंगे किरण है क्या? परिभाषा लिखेंगे किरण की, एक बिंदु से निकलकर अपरिमित तक जाने वाली आकृति को, जाने वाली आकृति को किरण कहते। देखिएगा दोस्तों, एक बिंदु से निकलकर अपरिमित तक जाने वाली आकृति को किरण कहते हैं। ये किरण का प्रतीक होता है। तो ये तो आप किरण का प्रतीक बनाए, यदि एक किरण है तब आपका ये प्रतीक होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे जब भी कोई किरणें आती है तो किरणें समूह में आती हैं। किरणें किस रूप में आती है? समूह में आती है। अर्थात जो प्रकाश चल रहा होता है वो बंडलों के रूप में चलता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्रकाश है वो बंडलों के रूप में चल रहा है, अर्थात झुंड के रूप में चलता है। और ये झुंड कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो यहाँ पर ये जो झुंड होते हैं, वो किरणों की जो झुंड है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। इन झुंड को हम पुंज कहते हैं। इस झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। तो अब एक पॉइंट याद आ रही है, आप यहाँ किरणों का झुंड है तो उसे कहा जाएगा किरण पुंज। तो आपको यहां लिखना है किरण पुंज। अब अगर ये देखें किरण पुंज है क्या, तो आपको यहाँ स्पष्ट करना है, दो या दो से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दो या दो से अधिक किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते। देखिएगा दोस्तों, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो यहाँ तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। दो या दो से अधिक किरणों के समूह को क्या कहा गया? किरण पुंज का नाम दे दिया गया। अब ये देखिएगा किरणों का समूह कितने प्रकार का होता है, तो आप यहां लिखेंगे ये 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बात करें दो या दो से अधिक किरणों के समूह को, तो कहेंगे आप किरण पुंज कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। पहला किरण पुंज क्या होगा? जैसे देखिएगा, एक होगा अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होगा? जी, दूसरा होगा अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होगा दोस्तों आपका समांतर किरण पुंज। यहाँ पर आपके पास 3 प्रकार के किरण पुंज हो सकते हैं। यहाँ तीनों की भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा
किरण पुंज तो समझ गए, दो या दो से अधिक किरणों का समूह होना चाहिए। अब ये किरणों का समूह तीन तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही हो। जो भी किरणें हैं दोस्तों वो कितने बिंदु पे मिल रही है? एक बिंदु पर। ये जो भी किरणें हैं वो कहीं से भी आ रही हैं, वो एक बिंदु पर मिल रही है। तो इस किरण पुंज को क्या कहा जाएगा? अभी का मतलब होता है मिलना, अभी का मतलब होता है मिलना, और सारी मतलब है सभी किरणों का। तो सभी किरणों का एक बिंदु पर मिलना क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है। सभी किरणों का एक बिंदु पर मिलना ही क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है। और इस प्रकार प्राप्त किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज क्या हो सकता है? यहाँ तो सभी किरणें मिल रही थी, यदि सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी तो यहाँ पर कहा जाएगा अभिसारी। क्या कहा जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज किस प्रकार से होता है? अपसारी। अप मतलब फैलना, सारी मतलब सभी किरणों का। तो सभी किरणों का फैलना, यानी एक बिंदु से निकलेंगे तो सभी किरणें फैल जाएंगी। तो अब यहां देखिएगा, सभी किरणें एक बिंदु से निकल रही हैं। तो अच्छा, एक बिंदु से निकल रही है तो फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी? फैलेंगे जरूर। अगर एक बिंदु से निकल रही है तो ये जो किरणें हैं वो एक बिंदु से निकल के फैल रही हैं। अप मतलब तो फैलना। एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में जब फैल जाती हैं किरणें, तो इन किरणों को हम क्या कहते हैं? अपसारी। क्या कहते हो दोस्तों? तो कहेंगे आप अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है? किरणें ना तो मिले कहीं और ना निकलती हुई प्रतीत हो, ना मिलती हुई प्रतीत हो। मतलब ये किरणें समांतर होती हैं, अर्थात एक दूसरे को ना तो कभी काट ही सकती हैं और ना कहीं काटती हुई प्रतीत ही हो रही है। तो इस तरीके से हम इन किरणों को, जब उनके प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाए, अर्थात किरणें समांतर हो जाए, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो ऐसे किरण पुंज को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। जी देखिएगा, वैसे स्पष्ट हो रहा होगा आपको, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए, क्या आपको स्पष्ट है? फिर आपको परिभाषा लिखवा देते हैं। यदि आपको स्पष्ट है तो ठीक है। क्या वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आवाज जो है वो स्पष्ट सुनाई दे रही है? थोड़ा चेक कर लेते हैं। जी हाँ, वीडियो स्पष्ट है और आवाज भी, अब वो तो आप लोग बताएंगे आवाज स्पष्ट है या नहीं है। अब देखिएगा, हम लोग पहला पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है क्या? पहला पॉइंट अब हम लोग लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज है दोस्तों? अभिसारी किरण पुंज। इसमें अब हम लोग देखिएगा क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो यहां देखिएगा, ये किरणें अगर मिल रही हैं तब भी अभिसारी हैं, और अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई क्या हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं, अगर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है तब भी क्या होंगी दोस्तों? ये अभिसारी ही होंगी। तो ये अगर मिल रही है वास्तव में तो ये वास्तविक अभिसारी होगा। यदि मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो इसे हम काल्पनिक अभिसारी कहेंगे, लेकिन अभिसारी है। इस तरीके से अभिसारी आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक अभिसारी किरण पुंज, और एक होता है आपका काल्पनिक अभिसारी किरण पुंज। इस तरीके से निकलने वाली जो प्रकाश पुंज है वो भी दो तरीके से हो सकती है। या तो वास्तव में निकल रही है, और या फिर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे देखिएगा, ये देखिएगा, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे तो अपसारी किरण पुंज ही, लेकिन ये काल्पनिक होगी। ये वास्तव में निकल नहीं रही है एक बिंदु से, बल्कि निकलती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ये एक बिंदु से निकल रही है। इसलिए इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक
अपसारी किरणपुंज। काल्पनिक अपसारी किरणपुंज कहेंगे तो आप देखिएगा इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे। तो चलिएगा इसको थोड़ा मिटाते हैं, समझ तो गए होंगे आप। समझ गए तो इसकी परिभाषा को भी थोड़ा नोट करते चलते हैं। इसे थोड़ा स्पष्ट रूप से समझिएगा, इससे बाहर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो कुछ भी आएगा यहीं से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ा दिया गया है और आपको बताया गया, बस आप नोट करते जाएं, इनको याद करते जाएं, कोई भी समस्या होगी नहीं आपको प्रकाश से संबंधित। तो अब यहां देखिएगा, अब इस सारी किरणपुंज की बात हो रही है। तो यहां कहेंगे किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज को, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जैसा कि आपको भी बता दिया गया है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप इसकी आकृति बनाएंगे, मतलब यहाँ एक किरण, मतलब आपको दो से अधिक किरणें छापना है। आप जितना भी किरणें चाहे खींच सकते हैं, पर दो से कम नहीं होनी चाहिए, दो या दो से अधिक होनी चाहिए। तो ये तो आपका हो गया है अभिसारी। पर यह है क्या दोस्तों? वास्तव में मिल रहा है, इसलिए होगा वास्तविक अभिसारी किरण पुंज। ये क्या होगा? वास्तविक अभिसारी किरण पुंज। लेकिन यहीं पर बात करें, ये मिल नहीं रही है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु बीच में आ गई है, तो मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस किरण पुंज को क्या कहा जाएगा? चाहे आभासी कह सकते हैं, चाहे काल्पनिक कह सकते हैं। काल्पनिक अभिसारी किरण पुंज। जी, अब इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपका
अपसारी किरणपुंज। परिभाषा तो समझा दिया गया है आपको और चित्र भी समझा दिया गया, बस खाली उसे आपको लिख लेना है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपके अगले पॉइंट क्या क्या है। जी थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपका अगला पॉइंट। चलिएगा दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को रोक कर। देखिएगा, अब हम सबको लिखना है दूसरा किरणपुंज, जो कि हमारा है अपसारी किरण पुंज। ये क्या है दोस्तों, आपका अपसारी किरणपुंज। अब आप बात करेंगे अभी अपसारी किरणपुंज की। तो इसकी परिभाषा आपको बता दी गई, यदि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं या वास्तव में निकल रही हैं, तो इस किरणपुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। यहां लिखेंगे जब प्रकाश जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के किरणपुंज को तो इस प्रकार के किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहते, क्या कहते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलती है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के किरणपुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे अब आपको आखिर द्वारा समझाया जाएगा और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान के चलिएगा, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल रही हैं, प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं वो एक बिंदु से निकल रही हैं, तो इस किरणपुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा ये किरणें वास्तव में निकल रही हैं, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, किरणपुंज तो अपसारी ही होगा, क्योंकि निकलकर फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये होगा वास्तविक अपसारी किरण पुंज। मतलब ये किरणों का वह समूह जो वास्तव में किसी बिंदु से निकल रहा है, तो इस किरण पुंज को क्या कहा जाएगा दोस्तों, तो कहा जाएगा वास्तविक अपसारी किरण पुंज। इस तरीके से हमें और भी पॉइंट मिल सकता है। हो सकता है किरणें वास्तव में यहां से ना निकल रही हो, केवल दूर से देखने के पश्चात आपको पता चल रहा हो
कि ये किरणें इसी बिंदु से आ रही है। हो सकता है दूर से देखने के पश्चात आपको पता चल जाए कि किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, तो किरणों के इस समूह को क्या कहा जाएगा? केवल आपको आभास हो रहा है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा काल्पनिक या फिर आभासी। काल्पनिक किरणें फैल रही है, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, जिसके लिए क्या होगा? अपसारी। और कई किरणें हैं अर्थात किरणों का समूह है, तो उसे क्या कहा जाएगा? किरण पुंज कहा जाएगा। तो अपसारी किरण पुंज भी दो प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक अपसारी किरण पुंज और दूसरा होता है काल्पनिक अपसारी किरण पुंज। यदि किरणें वास्तव में निकल रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? वास्तविक अपसारी किरण पुंज कहा जाएगा। और यदि निकलती हुई प्रतीत हो रही है तो इसे कहा जाएगा काल्पनिक अपसारी किरण पुंज। इसके बाद आपका लास्ट किरण पुंज बच रहा होता है, जिसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। क्या कहा जाएगा दोस्तों? समांतर किरण पुंज। अच्छा देखिएगा, वीडियो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तो वीडियो आपका स्पष्ट है। देखिएगा, इसमें समांतर किरण पुंज जैसा कि उसकी परिभाषा तो आपको बता ही दिया गया है। वह किरणें जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात सदैव समान दूरी पर होती है। समांतर, सम धन अंतर, मतलब हमेशा किसी भी बिंदु पर आप निकालेंगे तो उनके बीच का जो अंतर रहेगा वो हमेशा बराबर रहेगा, तो उसे कहेंगे समांतर। सम धन अंतर मतलब दो किरणों के बीच किसी भी बिंदु का अगर हम अंतर निकालें तो सदैव बराबर आएगा, तो हम उन किरण पुंजों को क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो देखिएगा, वह किरणें, चाहे आप लिखेंगे वह किरणें, चाहे लिखेंगे किरणों का वह समूह, किरणों का वह समूह जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जिसमें कोई भी किरण एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, उस किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। तो कहेंगे वह किरणें जो सदैव सदैव एक दूसरे के समांतर होती है, अर्थात ना तो प्रतिच्छेद करती है ना प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। वह किरणें जो सदैव एक दूसरे के समांतर होती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो आप कहेंगे समांतर किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर किरण पुंज कहलाती है। अब बात आ रही है, अगर किरणें समांतर है मतलब कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती हैं, तो ये जाएंगी कहां तक? तो ये अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक। क्योंकि अनंत तक जाएंगी और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। लेकिन आपको आभास होगा, जैसे आप कहेंगे भैया अनंत तक मिल सकती है पर मिलेंगी नहीं, क्योंकि दूरी सदैव क्या है? बराबर है। तो ये आपका होगा ऐसा कुछ, आखिर आपका बन जाएगा। जो समांतर किरण पुंज हैं उनमें जो रेखाएं हैं वो कहां तक जाती है? अनंत तक जाती हैं। तो हम इसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। इस किरण पुंज को दोस्तों हम लोग क्या नाम देंगे? समांतर किरण पुंज का। तो ये रहा आपका किरण पुंज। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी समस्या होगी, एक भी पॉइंट समस्या होगी, तो आप लोग जरूर बताना। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपका इससे संबंधित अगला पॉइंट। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा क्योंकि समय थोड़ा कम ही है, तो जल्द से जल्द आपका ज्यादा से ज्यादा टॉपिक खत्म हो जाए तो अच्छा ही है। तो इसको आप लोग जल्द से जल्द नोट कीजिए।
जी, तो वैसे नोट कर चुके होंगे। अगर नहीं भी नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज़ करके नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना है और हमें देखना है प्रकाश का परावर्तन, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लौटना। जिस तरफ से किरण जा रही है उसी तरफ वापस लौट आए तो हम इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे देखिएगा, हमें यहाँ आपको लिखना है, आपको भी ये नोट करते हुए चलना है, लेकिन थोड़ा समझ कर आपको लिखना है। पहला हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। ये देखिएगा दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? तो अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई तल है, परावर्तन कब होगा? जब किरण किसी अपारदर्शी सतह पर गिरेगी तब उसका परावर्तन होगा। और अगर पारदर्शी है तब तो आर पार निकल जाएगी, तो फिर परावर्तन का हुआ। किरणों को लौटाना है तो सतह थोड़ी चिकनी होनी चाहिए और अपारदर्शी होनी चाहिए, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ किरणें जा ना सके। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिएगा कोई चिकनी सतह है और नीचे पॉलिश लगी हुई या फिर वो सतह खुरदुरी है, लेकिन एक सतह चिकनी है। परावर्तन की परिभाषा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई किरण यहाँ आती है, ये प्रकाश की किरण है, यहाँ आ रही है और इस तल पर गिर रही है। तल पर गिरने के बाद ऊपरी सतह चिकनी है लेकिन नीचे तो चिकनी है नहीं और अपारदर्शी भी है, उस पार नहीं जा पाएगी। तो जो चिकनी सतह होती है, जिधर से किरण आ रही है, मान लो ऊपर से आ रही थी तो किरण ऊपर ही लौट जाएगी। अब वो किस दिशा में जाएगी, कितने अंश पर जाएगी, इसका भी आपको नियम दिया गया है। लौटने का जरूर नियम बताया गया है। लेकिन अब आप समझिए परावर्तन है क्या। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार व चिकने तल पर गिरती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। तो चलिएगा देखते हैं इसमें। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार व चिकने तल पर गिरती है। देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार व चिकने तल पर गिरती है तो उसका उसका मतलब दोस्तों है किरण का। उसका का मतलब किसका है? किरण का। तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना
को प्रकाश का परावर्तन कहते, इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, पेपर में आने की संभावना इसकी अधिक भी होती है। अगर कहा जाए प्रकाश का परावर्तन है क्या, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार व चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिएगा आप आकृति के माध्यम से, यहाँ पर कोई दर्पण है, चाहे दर्पण है चाहे कोई चिकना और समतल पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस तल से टकरा रही है। टकराने के बाद जिधर से आई है उधर ही वापस चली जा रही है। जिधर से आई है उधर ही क्या हो रही है? वापस चली जा रही है। तो इसी घटना को हम लोग नाम देंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा इस तल की ओर आने वाली किरण को हम लोग एक नाम दे देते हैं आपतित किरण का। जैसे जो तल की ओर आने वाली किरण है उसका नाम होता है आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है गिरने वाली या पड़ने वाली। तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को एक नाम दिया गया आपतन बिंदु। क्या नाम दिया गया? आपतन बिंदु नाम दे दिया गया। तल से टकराने वाली किरण को तो आपतित किरण कह दिया गया, और तल के जिस बिंदु से टकरा रही है उस बिंदु को क्या कहा गया है? आपतन बिंदु कहा गया है। अब टकराने के बाद लौट भी तो रही है, तो टकराने के बाद लौट रही है और लौटने की घटना को हम लोगों ने क्या कहा? परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात जो किरण लौट रही है इसको कहते हैं परावर्तित। परावर्तित का मतलब होता है लौटना। परावर्तित किरण, किरण ही तो लौट रही है ना, इसलिए इस किरण को क्या कहा गया? परावर्तित किरण कहा गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ आपतन बिंदु पर, तल तो आपका है ही, जिस पृष्ठ पर कोई किरण गिर रही उसी पृष्ठ को हम लोग चाहे तल कहें या पृष्ठ ही कहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये परावर्तक पृष्ठ होगा क्योंकि यही किरण को वापस भेज रहा है, इसलिए हम लोग इस तल का नाम दे देंगे परावर्तक पृष्ठ। इतना ध्यान है आपको। यहाँ एक बात, इस पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई कोई रेखा आप खींच दीजिए। अगर यहां से हम कोई किरण खींच देते हैं या रेखा खींच देते हैं, कितने अंश पर? पृष्ठ के साथ 90 अंश पर कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचते हैं तो इस रेखा को नाम दे दिया जाएगा अभिलंब का। किसका नाम दिया जाएगा? अभिलंब का। अब दोस्तों ये तो आपको स्पष्ट ही हो गया, सब कुछ तो आपको मिल गया। तल की ओर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन के पश्चात लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। तल के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। अब बात आ रही आपतन कोण की। यही समझ लीजिएगा ताकि लिखना ही रहे और आप समझे रहेंगे तो आसानी होगी। ये होगा आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। इसके बाद है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? तो परावर्तित किरण है तो यहाँ जो कोण होगा वो होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से लिखा गया। तो एक बात यहाँ पे अब तो आपको स्पष्ट हो गई कि जितनी परिभाषाएं थी आपको अपवर्तन से संबंधित आपने उतना स्पष्ट कर लिया है। अगर कहा जाए आपतित किरण क्या है तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। किसी भी तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं।
परावर्तन के पश्चात लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तल के साथ आपतन बिंदु पर समकोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का, इनके बीच जो झुकाव है उसी झुकाव को तो हम कोण कहते हैं, और उस कोण का नाम हो गया है यहाँ पर आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण बना रही है इस कोण को, इसलिए इसका नाम हो गया आपतन कोण। यहाँ पर भी कोण बन रहा है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ झुकाव आपको देखने को मिल रहा है। उस झुकाव कोण को हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो कहेंगे परावर्तन कोण। तो यहां से आपने लगभग सभी परिभाषाएं स्पष्ट कर ली हैं। अब आपको देखना होगा परावर्तन के नियम। क्या देखना है, तो ये देखना है दोस्तों आपको, अगला पॉइंट आपका है परावर्तन के नियम। अब देखिएगा परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, दो। यानी किरणें अगर लौट रही तो दो नियमों से लौट रही, ऐसे नहीं कि चाहे जहां लौट जाए, उनका लौटने का भी कुछ क्या है, नियम है। पहला नियम क्या है देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक तल पर होते हैं। तल मतलब पृष्ठ, तल मतलब क्या है, पृष्ठ है। ये तीन के तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। देखिएगा ये आपका पृष्ठ है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, है तो उसी पृष्ठ पर। तो देखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इसी पृष्ठ पर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। तो ये रहा आपके परावर्तन का पहला नियम। जो परावर्तन के नियम है उसमें आपका पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही पृष्ठ पर होते हैं। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट इसका होता है कि जो आपका आपतन कोण है वो बराबर होता है अपवर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात किरण जितने अंश के कोण से आएगी उतने ही अंश के कोण से वापस भी जाएगी। तो इतना तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिएगा अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और फिर अपना नियम लिख देते हैं। आप लोग भी नोट करते चले आपका अपना नियम। तो यहाँ पहला नियम परावर्तन का जो दिया गया है वो कहा गया है, पहले तो यहाँ लिख दोगे, इसके कितने नियम हैं, दो नियम है। इसके का मतलब परावर्तन के, इसके दो नियम हैं। देखिएगा आप पहला नियम, पहले नियम में क्या होगा, पहला नियम है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं दोस्तों, एक ही तल में होते हैं। जिसे कहा गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आपको इसके पहले अभी आरेख के माध्यम से बताया और समझाया गया है, फिर आपको अपना दूसरा नियम भी लिखना है। यहां लिखना है दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदैव
परावर्तन कोण के बराबर होता। देखिएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इतना तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब दोनों नियम आपके हो चुके हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहा गया आपसे? दूसरा नियम कहा गया आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना तो आपको स्पष्ट हो ही चुका होगा। इसका आरेख भी खींच लीजिए और भी अच्छे से स्पष्ट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये रहा आपका तल। अब एक तल कैसा है आपको इससे कोई मतलब नहीं है। एक तल आपका खुरदुरा है तो भी ठीक है, पर एक तल आपका समतल होना चाहिए, क्योंकि परावर्तन के लिए आपने लिखा किसी चमकदार व चिकने तल पर गिरती है, यानी जिस तल पर किरण गिर रही है वो तल आपका चिकना होना चाहिए। तो ये रही आपकी किरण, यहां आकर गिर रही है इस बिंदु पर। तो अब यहां से किरण वापस लौट जाएगी। तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? जो तल की ओर आ रही है उस किरण को हम लोग नाम देंगे आपतित। इस किरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है आपतित किरण। जिस बिंदु पर किरण गिर रही है उस बिंदु का नाम दिया गया है आपतन बिंदु। क्या नाम दिया गया है? आपतन बिंदु। परावर्तन की क्रिया तो हो रही है, परावर्तन के पश्चात लौटने वाली किरण को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा परावर्तित किरण। क्या कहा गया दोस्तों? इसको कहा गया है परावर्तित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण। अब आपको देखना है, क्या देखेंगे यहां? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के बाद इसको थोड़ा समझ लेना कि क्या लिखा हुआ है। परावर्तित लिखा हुआ है। यहां पर आपतन बिंदु पर समकोण बनाती हुई एक लाइन खींची गई है। क्या खींची गई है? आपतन बिंदु पर समकोण बनाती हुई ये एक लाइन खींची गई है। इस लाइन को नाम दिया गया है अभिलंब का। ये कितने अंश की है? 90 अंश की। तो यहाँ जो कोण बना हुआ है वो कितने अंश का बना हुआ है? 90 अंश का। 90 अंश पर जाने वाली रेखा को ही क्या कहा गया है? अभिलंब कहा गया है। ये रहा आपका 90 अंश। अब देखिएगा इसमें आपका पहला पॉइंट हो गया आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपका दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव बराबर होता है अपवर्तन कोण के, यानी जो आपका कोण आई है वो बराबर होगा कोण आर के। इस कोण को नाम दिया गया है आपतन कोण और इसको नाम दिया गया है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण सदैव दोस्तों किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आप लोग इसको नोट कीजिए। आशा और उम्मीद दोनों है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है। जी थोड़ा जल्दी नोट कीजिए। चलिए, अगर नोट कर लिया दोस्तों तो फिर इसको मिटा रहे हैं या फिर आप वीडियो को रोक कर नोट कर लेना।
यहाँ अब अगला पॉइंट है, यदि किरणें आ रही हैं किसी वस्तु से निकलकर तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका अगला टॉपिक देखते हैं और इसमें आपको अगला टॉपिक दिया गया है प्रतिबिंब। आपका अगला टॉपिक क्या होगा? प्रतिबिंब। जैसे अगर वस्तु कहीं रखी हुई है, दर्पण के सामने या कहीं भी चिकनी सतह के सामने रख दी जाती है, तो उसकी प्रतिबिंब आपको सामने वाली सतह या पृष्ठ में दिखाई देने लगती है। उस प्रतिबिंब के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब कहते किसे हैं और इसे आरेख द्वारा हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो अब चलिएगा प्रतिबिंब की परिभाषा लिखते हैं। यहां आपको लिखना है किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है या निकलती हुई प्रतीत होती। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जैसा कि दे दिया गया है किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपको आरेख खींचना है, प्रतिबिंब बनाना है कि कहाँ बनेगा, तो कम से कम 2 किरणें भेजना आवश्यक है। आपको कम से कम कितनी किरणें भेजना है? 2 किरणें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हम लोग दोस्तों एक शब्द और जोड़ सकते हैं, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें। यहां पर थोड़ा आप लोग भी नोट कर लेना, यहां पर ही रहेगा ये पॉइंट, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉइंट यहाँ नोट कर लेना। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, इतना सा जोड़ना है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, यानी जिस बिंदु पर मिल रही है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं।
उस वस्तु का मतलब जहां से किरणें आ रही हैं उसका प्रतिबिंब उस वस्तु को माना जाएगा जहां पर किरणें मिल रही हैं। तो अब देखिएगा प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी, जिसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। चाहे आप आभासी कहिए चाहे आप क्या कहिए, काल्पनिक कहिए। तो यहाँ जो प्रतिबिंब है आपको लिखना है प्रतिबिंब के प्रकार। किसके प्रकार दोस्तों? प्रतिबिंब के प्रकार। इसमें देखिएगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखोगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब यदि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं तो देखना है वो दोनों प्रतिबिंब है कैसे कैसे। तो ये आपका है पहला प्रतिबिंब जिसे आप कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। देखिएगा वास्तविक किसे कहते हैं? यदि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, यदि किरणें वास्तव में मिल रही हैं तब तो उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि आपने लिखा है या तो मिलती है या फिर निकलती हुई प्रतीत होती है। अगर वास्तव में मिल रही है तब तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और निकलती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या कहेंगे? आभासी। तो यहां लिखा जाएगा किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब अगर किरण वास्तव में मिलेगी तब तो आप उसे नाम दोगे वास्तविक प्रतिबिंब का। अभी इस पर आप लोग ज्यादा परेशान मत होना, जब हम लोग आरेख खींचेंगे तब हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब है क्या और कहाँ बनता है। अभी आप लोग इस परिभाषा को बस केवल समझिएगा, परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे मान लीजिएगा कोई सतह है और ये किरण जा रही और लौट रही है, यहीं से एक किरण और गई वो भी लौट रही है, ये दोनों किरणें जा रही हैं और ये दोनों किरणें लौट रही हैं। तो लौटने के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु आपका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ इसका कोई मुख्य अक्ष होगा, तो यहाँ वस्तु रखी है तो यहाँ इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अभी आपको बस केवल समझते जाना है, प्रतिबिंब की परिभाषा थोड़ी स्पष्ट कर लेनी है। ये किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें हैं, यहाँ गई हैं तो किसी तल से टकराई हैं, टकराने के बाद वापस लौटी हैं और लौटने के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल जाती हैं उसी बिंदु को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं जहां से किरणें चली थी। समझ में आ गया कुछ? तो यदि समझ में आ गया है तो अब आपको देखना है अपनी दूसरे प्रतिबिंब को, जो कि आपका है आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी, जिसे हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं।
तो यहाँ आपको लिखना है दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब बात करें आभासी प्रतिबिंब होता क्या है। तो अभी आपने प्रतिबिंब के लिए दो स्थितियां लिखी, या तो मिलती है, तो मिलती है तब तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अगर निकलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब आभास हो रहा है, यदि आपको आभास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो चलिएगा अब लिखते हैं, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिएगा, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो किरणें हैं वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो किरणें हैं वो किसके पश्चात की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ आपको बताया गया है अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात। तो यहाँ भी आपको लिखना है, थोड़ा छूट गया, अपवर्तन या परावर्तन, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तब तो कहते हैं वास्तविक। और यहाँ भी है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही